नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव। विजय कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग दक्षिण अमेरिका में भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 में दक्षिण अमेरिका के देश और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा था। भाग 2 में यहाँ के देशों की लोकेशन मैप बना करके, नक्शा बना करके और यहाँ से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर चलने वाली जलधाराओं के बारे में चर्चा किया था। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और वहाँ से आगे फिर हम लोग शुरू करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का यहाँ पर कौन सा देश पड़ेगा, तो ये देश है हमारा कोलंबिया। इधर नीचे इसके पड़ेगा इक्वाडोर, फिर इधर पड़ेगा हमारा पेरू और इधर पड़ेगा चिली, फिर इधर है हमारा अर्जेंटीना। यहाँ पर है बोलिविया, इधर है पराग्वे, इधर है उरुग्वे और इधर है हमारा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। फिर यहाँ पर चलेंगे तो हमको मिलेगा वेनेजुएला, फिर यहाँ पर है गुयाना और यहाँ पर है सूरीनाम और यहाँ पर लास्ट में हमारा देश कौन सा पड़ता है, फ्रेंच गुयाना। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फ्रेंच गुयाना। ये तो देशों की लोकेशन हो गई। फिर से कौन कौन से देश हैं, जैसे यहाँ पर देश हमारा कौन सा है, कोलंबिया के पूरब में वेनेजुएला के पूरब में गुयाना के पूरब में सूरीनाम के पूरब में फ्रेंच गुयाना, और नीचे ब्राज़ील है, इधर उरुग्वे है, इधर अर्जेंटीना है, यहाँ पर चिली है, बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया, पेरू हो गया और इक्वाडोर हो गया। ये तो देश हो गए। और यहाँ से होकर हमने आपको 2 रेखा बताया था, जिसमें से यहाँ से होकर जो रेखा गुजरती है, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती है मुख्य रूप से। वैसे तो गुजरती बहुत सारी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट तौर पर 2 हैं। एक है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और दूसरी हमारी मकर रेखा। तो जो विषुवत रेखा है इस महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है। एक है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। और दूसरी रेखा है मकर रेखा, ये गुजरती है चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील यहाँ से गुजरती है, मतलब 4 देशों से हमारी मकर रेखा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आज हम लोग शुरू करेंगे इस महाद्वीप के तट पर जो खाड़ियाँ हैं, खाड़ियों के बारे में। कौन कौन सी खाड़ी हैं, कहाँ पर स्थित हैं, किस महासागर के भाग हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो पर्वत हैं, जो पठार हैं और जो मरुस्थल वगैरह हैं। और यहाँ से एक सवाल और आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान हैं, नाम क्या है, किस प्रकार के घास के मैदान हैं, इत्यादि के बारे में। चलिए शुरू किया जाए। जैसे यहाँ पर एक देश है, नाम लिखा हुआ है उरुग्वे, और उरुग्वे के नीचे यहाँ पर ये देश कौन सा है, अर्जेंटीना। उरुग्वे और अर्जेंटीना, और यहाँ पर 4-5 खाड़ियाँ हैं। और ये खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यहाँ पर एक महासागर है और इस महासागर को कहा जाता है अटलांटिक महासागर। इसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा है, अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर हमको ऊपर से नीचे एक महासागर मिलेगा, जिसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पूरब में हो गया अटलांटिक महासागर, पश्चिम में हो गया प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर खाड़ियों को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिख रही होगी। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप जब वीडियो को देखने बैठिएगा
तो अपने साथ अपना एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेकर बैठिएगा, चाहे हिंदी वर्जन हो चाहे इंग्लिश वर्जन हो। तो उसमें आप देखेंगे देशों के पास लोकेशन सहित एग्जैक्ट सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में यहाँ पर एक खाड़ी है, और इस खाड़ी का नाम क्या है? तो इस खाड़ी का नाम है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। और रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी किस महासागर का भाग है? तो ये भाग है अटलांटिक महासागर का। और ये खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? तो ये है उरुग्वे के बीच में और अर्जेंटीना के बीच में। और इसी खाड़ी के तट पर हमने आपको बताया था कि दो राजधानियां हैं, एक उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है और एक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी के तट पर दो देशों की राजधानियां हैं, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। किस खाड़ी के तट पर है? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी के तट पर। इसका नाम रियो डी ला प्लाटा क्यों है? थोड़ा सा उसको समझते हैं। यहाँ पर जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको तीन नदियाँ मिलेंगी। कौन कौन सी? एक इधर से होते हुए आती है, गिरती है इस खाड़ी में, जिसका नाम है उरुग्वे नदी। दूसरी इधर से होते हुए आती है, इसको हम बोलते हैं उरुग्वे नदी, पराना नदी। और फिर तीसरी इधर से आती है, जिसको हम बोलते हैं पराग्वे नदी। तो उरुग्वे नदी और पराग्वे नदी और पराना नदी जो दोनों नदियां हैं, कौन कौन सी? पराग्वे नदी और पराना नदी। इन दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ला प्लाटा। दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं? ला प्लाटा। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एक नदी है पराना नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी। पराना नदी और पराग्वे नदी, इन दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? ला प्लाटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ला प्लाटा। और इसी नदी के गिरने के कारण से इसको यहाँ पर खाड़ी का निर्माण कौन सा हुआ? कौन सी खाड़ी बनी? रियो डी ला प्लाटा। ठीक। पराना नदी और पराग्वे नदी की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? ला प्लाटा। और ये जहाँ पर गिरती है वहाँ पर किस खाड़ी का निर्माण करती है? यहाँ पर खाड़ी कौन सी है? रियो डी ला प्लाटा। ये तो हो गई पहली खाड़ी। दूसरी खाड़ी यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं वाहिया ब्लांका की खाड़ी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाहिया ब्लांका की खाड़ी। वाहिया ब्लांका की खाड़ी। और वाहिया ब्लांका की खाड़ी से और दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी और हमको मिलेगी जिसका नाम है सैन मावियास की खाड़ी। सैन मावियास की खाड़ी। और जो सैन मावियास की खाड़ी है इसके दक्षिण में चलेंगे तो एक खाड़ी और मिलेगी जिसका नाम है सैन जॉर्ज की खाड़ी। सैन जॉर्ज की खाड़ी। सैन जॉर्ज की खाड़ी। और सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पर है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रांडे की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रांडे की खाड़ी। ठीक। तो यहाँ पर कितनी खाड़ियाँ हो गई? टोटल 5 खाड़ियाँ हो गई। कौन कौन सी? एक है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, एक है वाहिया ब्लांका की खाड़ी, उसके दक्षिण में सैन मावियास की खाड़ी, उसके नीचे है सैन जॉर्ज की खाड़ी, और सबसे दक्षिण में कौन सी है? ग्रांडे की खाड़ी। और ये पांचों खाड़ियाँ किसके भाग हैं? तो ये भाग हैं किसके? अटलांटिक महासागर के, जिसमें से रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी दो देशों की सीमा पर है या दो देशों के बीच में है। एक है उरुग्वे और एक है अर्जेंटीना। बाकी की जो चारों खाड़ियाँ हैं ये किस देश में स्थित हैं? तो ये पड़ती हैं किस में? अर्जेंटीना में। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ब्राज़ील का ये जो निकला हुआ भाग यहाँ पर दिख रहा है, ये निकला हुआ जो भाग यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक अंतरीप है
और इस अंतरीप को सवाल पूछा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? केप सा रॉक, केप सा रॉक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रॉक अंतरीप। इसी को हम कहते हैं रॉक अंतरीप। और यहीं से टकरा करके हमारी ब्राज़ील की धारा नीचे प्रवाहित होती है। केप सा रॉक अंतरीप से टकरा कर ही ब्राज़ील की धारा दक्षिण दिशा में मुड़ती है और दक्षिण में नीचे बहती है। और यहाँ पर एक अंतरीप है, यहाँ पर एक अंतरीप है, और इस अंतरीप को कहा जाता है फ्रियो अंतरीप। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रियो अंतरीप। इसको क्या कहा जाता है? फ्रियो अंतरीप। ठीक, तो यहाँ पर ब्राज़ील में हमको दो अंतरीप मिलेंगे। कौन कौन से? एक है रॉक अंतरीप और दूसरा है फ्रियो अंतरीप। रॉक अंतरीप से टकरा करके ब्राज़ील की धारा दक्षिण में प्रवाहित होती है और नीचे इसके कौन सा है? हमारा फ्रियो अंतरीप। ये किस देश के भाग हैं? ये भाग हैं हमारे ब्राज़ील के। और यहाँ पर हम पेरू और चिली के तट पर चलते हैं तो प्रशांत महासागर की दो गर्त हैं। प्रशांत महासागर की दो गर्त हैं और इन दोनों गर्तों का नाम क्या है? इन दोनों गर्तों का दो नाम है। एक को हम बोलते हैं पेरू की गर्त और एक को हम बोलते हैं चिली की गर्त। एक है पेरू की और दूसरी है चिली की। आप एटलस में अपने देखेंगे तो महासागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक मैप में इस तरीके से हमने तो रेड कलर में उल्टा त्रिभुज बनाया है, लेकिन आप अपने मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में उल्टा त्रिभुज बना कर दिया होगा और यहाँ पर लिखा होगा दो नाम। एक लिखा होगा चिली और पेरू की खाई। यहाँ पर क्या लिखा होगा? पेरू और चिली की खाई। तो यहाँ पर ऊपर कौन सी खाई हो गई? ये हमारी है पेरू की खाई, पेरू की खाई। और नीचे कौन सी है? चिली की खाई। और आप अपने एटलस में देखेंगे तो नाम भी दिया होगा चिली पेरू की खाई। और ये जो दोनों खाइयाँ हैं ये किस महासागर के भाग हैं? तो ये दोनों खाई भाग हैं प्रशांत महासागर के। कौन कौन से? एक है पेरू की खाई और दूसरी कौन सी है? चिली की खाई। दोनों इसी देश के तट पर स्थित हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर तो यहाँ पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है डैरियन की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम क्या है? डैरियन की खाड़ी। और डैरियन की खाड़ी किस देश में पड़ती है? तो ये कोलंबिया के उत्तरी तट पर स्थित है। कोलंबिया के उत्तरी तट पर स्थित है। कौन सी खाड़ी? डैरियन की खाड़ी। और डैरियन की खाड़ी से नीचे यहाँ पर चलेंगे, ये जो जलीय भाग है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वेनेजुएला की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेनेजुएला की खाड़ी। आप एटलस में प्राकृतिक मैप में देखेंगे तो एक एक सारी चीज़ें करके दिया होगा। यहाँ पर कोलंबिया के उत्तरी तट पर डैरियन की खाड़ी है और यहाँ पर कौन सी खाड़ी दिया होगा? तो यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेनेजुएला की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेनेजुएला की खाड़ी। और ऊपर यहाँ पर जो सागर है इस सागर का नाम क्या है? कैरेबियन सागर। यहाँ पर जो सागर है इसका नाम क्या है? कैरेबियन सागर। ये तो हो गए हमारे जलीय भाग। ये हो गए हमारे जलीय भाग या जो खाड़ियाँ हैं जो दक्षिण अमेरिका के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में स्थित हैं। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर के तट पर अटलांटिक महासागर की 5 खाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? एक है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। और अर्जेंटीना में ही 4 खाड़ियाँ और हैं। कौन कौन सी? वाया ब्लांका की खाड़ी, सैन मावियास की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी और ग्रांडे की खाड़ी। और ऊपर देखेंगे तो एक है कोलंबिया के उत्तर में डैरियन की खाड़ी और एक है वेनेजुएला में, इसको हम क्या बोलते हैं?
वेनेजुएला की खाड़ी। और यहाँ पर प्रशांत महासागर में दो खाइयाँ हैं पेरू और चिली के तट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक है पेरू की खाई और एक है चिली की खाई। खाई से जैसे सवाल क्या पूछता है, खाई मतलब ऐसा ऐसा गहरा क्षेत्र जो समुद्रों में पाया जाता है, जो समुद्र तल का मैदान होता है, नितल मैदान, उससे भी जो गहरा बिंदु होता है जिसको हम गड्ढा कह सकते हैं, खाई, ट्रेंच जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरू की खाई किस महासागर में है या चिली की खाई किस महासागर में, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, तो ये दोनों खाइयाँ किस महासागर के भाग हैं, प्रशांत महासागर की। और यहीं पर एक जलधारा हमने आपको बताया था, एक जलधारा चलती है जिसका नाम क्या है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और एक जलधारा यहाँ पर चलती इस तरीके से जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राज़ील की धारा। और एक यहाँ पर हमने आपको द्वीप बताया था, फॉकलैंड द्वीप, और फॉकलैंड द्वीप के पश्चिमी तट पर नीचे से ऊपर एक जलधारा चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉकलैंड की जलधारा। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार और मरुस्थल। कौन से टॉपिक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार और मरुस्थल। और एक एक करके इसमें हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक मरुस्थल का नाम सुना होगा, और उस मरुस्थल का नाम क्या है, आटाकामा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम क्या है, आटाकामा मरुस्थल। और जो आटाकामा मरुस्थल है, इसकी विशेषता है कि ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, या दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। किस देश में है, तो ये पड़ता है पेरू और चिली में। ये कहाँ पर पड़ता है, पेरू और चिली में। और यहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्कतम नगर भी स्थित है, जिसका नाम क्या है, अरिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिका। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पठार और मरुस्थल इत्यादि जो पढ़ने हैं उनका नाम क्या है, या कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में हमको एक मरुस्थल पढ़ना है, और ये मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल के बाद यहाँ पर हमको पढ़ना है पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। फिर यहाँ पर पठार कई सारे पढ़ने हैं, जैसे एक है बोलीविया का पठार, एक है बोलीविया का पठार। और बोलीविया के पठार के बाद फिर यहाँ पर हमको पढ़ना है ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि जिसको हम बोलते हैं, ब्राज़ील की उच्च भूमि। फिर यहाँ पर हमको पढ़ना है, ब्राज़ील में ही स्थित है एक पठार और, जिसको हम क्या बोलते हैं, माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार। फिर यहीं पर हम लोगों को एक चीज़ और देखना है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि। और यहाँ पर एक पर्वत हमको पढ़ना है, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी या दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत। इतनी सारी चीज़ें हमको पूरी डिटेल में, डीप में विधिवत पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से विधिवत खूब सवाल पूछे जाते हैं। एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, आटाकामा मरुस्थल। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आटाकामा मरुस्थल। एक चीज़ और, इन चीज़ों के साथ साथ हमको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान और सदाबहार वन भी पढ़ने हैं, घास के मैदान और सदाबहार वन भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर 3 घास के मैदान हैं और एक सदाबहार वन है। तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं, फिर आटाकामा हम लोग शुरू करते हैं। जैसे
एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो पाया जाता है वेनेजुएला में, जो पाया जाता है वेनेजुएला में। और इस वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? लानोस या लानोज कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लानोस, या इसी को क्या बोलते हैं? लानोज। लानोस या लानोज कहा जाता है। एक पाया जाता है ब्राज़ील में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्पोज या कंपास। कैम्पोज या कंपास। एक यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो गया, और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंपाज, या इसी को हम बोलते हैं पंपास। पंपाज या पंपास, ये सब क्या है? घास के मैदान हैं। और एक यहाँ पर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं सेल्वास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वास। और सेल्वास है क्या? तो सेल्वास यहाँ पर ब्राज़ील में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सेल्वास ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और इसी सदाबहार वन को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेजन वर्षा वन। इसी को हम क्या बोलते हैं? अमेजन वर्षा वन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक नाम लिखा है कैम्पोज, और ये जो कैम्पोज है ये कैसा घास का मैदान है? तो यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, ये देश हमारा कौन सा है? ब्राज़ील। ये देश कौन सा है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? कैम्पोज बोलते हैं। ब्राज़ील में ही पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वास। ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या बोलते हैं? सेल्वास। और यहाँ से होकर एक नदी गुजरती है, और ये वन किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो नदी है, इस नदी को हम लोग बोलते हैं अमेजन नदी। इस तरीके से एक नदी प्रवाहित होती है यहाँ पर, और इस नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। और अमेजन नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसको हम अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। अमेजन नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसको हम अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। और जो सेल्वास वन है, ये पूरे पृथ्वी के स्थल खंड पर पाए जाने वाले जो समस्त वन हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। चलिए आगे देखते हैं। ब्राज़ील में एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और इस वन का नाम क्या है? सेल्वास। और लानोस क्या है? लानोस। लानोस वेनेजुएला में पाया जाने वाला, लानोस वेनेजुएला में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का क्या है? मैदान है। और किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वेनेजुएला में। और उसी प्रकार से एक घास का मैदान है पंपाज, और पंपाज घास का मैदान कैसा है? तो जो पंपाज है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यह शीतोष्ण
कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है ये किस देश में है? तो पंपाज पाया जाता है अर्जेंटीना में। या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अर्जेंटीना में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपाज। और इसी घास के मैदान में एक हवा चलती है और इस हवा को हम लोग क्या बोलते हैं? पैम्पेरो हवा। यहाँ पर एक हवा स्थानीय हवा है, लोकल विंड है जो चलती है, उसका नाम क्या है? पैम्पेरो हवा। ये सवाल पूछा हुआ है कि पैम्पेरो हवा किस देश में चलती है? तो पैम्पेरो हवा चलती है अर्जेंटीना में। और किस घास के मैदान में चलते हैं? तो ये चलती है पंपाज घास के मैदान में। और इसी पंपाज घास के मैदान में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है और इस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा घास। इस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा घास। और जो अल्फा अल्फा घास है यह विशेषकर दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है, पौष्टिक आहार माना जाता है। क्योंकि अर्जेंटीना में पशुपालन भी अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कौन सा घास का मैदान है? पंपाज घास का मैदान पाया जाता है। और ये किस प्रकार का घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। समझ में आया होगा? फिर से देख लेते हैं एक बार। वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहते हैं। ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग कैंपोज कहते हैं। और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपाज बोलते हैं, पंपास या पंपाज। और इस पंपाज घास के मैदान में एक स्थानीय हवा चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैम्पेरो, या एक शीत हवा है पैम्पेरो। और इसी पंपाज घास के मैदान में एक अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है जो कि दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है। और यहाँ पर एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्वास वन। और जो सेल्वास वन है यह किस प्रकार का वन है? सदाबहार वन है। यह कह सकते हैं कि सेल्वास एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो कि ब्राज़ील में अमेजन नदी घाटी में स्थित है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। इसीलिए क्या बोलते हैं? अमेजन वर्षा वन। और सेल्वास सदाबहार वन को ही एक नाम और दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। सेल्वास वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थल खंड पर जितने भी वन हैं सभी वनों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करता है? सेल्वास वन। एक चीज़ और, जो सेल्वास वन है यहाँ पर दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर पूरे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूरे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। या पूरे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं ब्राज़ील में। अगर वन पूछा तो सेल्वास वन, अगर देश पूछा तो हम क्या बोलेंगे? ब्राज़ील। यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ से 4 चीज़ें आप लोग तैयार रखिएगा। सवाल हर हाल में पूछा गया है, पूछा भी जाता है, चाहे वो सिविल का हो चाहे वो टेट का हो। टेट का तो फेवरेट पोर्शन है और हमारे सिविल में भी आर ओ या यूपी पीसीएस या अन्य अदर स्टेट के पीसीएस में भी पूछा जाता है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है या कौन सा घास का मैदान किस प्रकार का है, जिसको हम लोग अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे वेनेजुएला में है लानोज, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ब्राज़ील में है कैंपोज, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अर्जेंटीना में है पंपाज, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और पंपाज में ही पाई जाती है अल्फा अल्फा घास।
और पंपास घास के मैदान में ही चलती है पैम्पेरो हवा। और सेल्वास एक सदाबहार वन है जो कि अमेजन नदी घाटी में ब्राज़ील में स्थित है। यह भी एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इस सदाबहार वन में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर वन में जैव विविधता पूछेगा तो सेल्वास वन बोलेंगे, और देश पूछा तो ब्राज़ील बोलेंगे। और इस सेल्वास वन को ही हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। इतने सवाल हो गए घास के मैदान से। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अगली टॉपिक हमारा है। यहाँ पर हमने आपको चर्चा किया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए यहाँ के पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में। यहाँ के पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हम लोग क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और एंडीज पर्वत श्रृंखला में कई सारी चोटियां हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला में की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ, जो कि स्थित है किस देश में? अर्जेंटीना में। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। देखते हैं। यहाँ पर ये देश है हमारा पेरू, और पेरू के नीचे हमारा देश है चिली। पेरू और चिली। और यहाँ पर एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का विस्तार कुछ इस तरीके से है दो देश में। और कौन कौन से देश हैं? ऊपर देश है हमारा चिली, और नीचे देश हमारा कौन सा है? ऊपर देश है पेरू, और नीचे देश कौन सा है? चिली। ऊपर पेरू और नीचे है चिली। और इन दोनों देशों में जो मरुस्थल है, और उस मरुस्थल का नाम क्या है? उस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। जैसे ये कौन सा मरुस्थल हो गया? तो इसको हम बोलेंगे आटाकामा मरुस्थल। इसका नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल। लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल। और जो आटाकामा मरुस्थल है, अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो ये दो देशों में है, जिसमें आएगा दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में इसका क्या है? विस्तार है। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में इसका क्या है? विस्तार है। और इस मरुस्थल में जब आप राजनीतिक मैप लेकर बैठेंगे तो यहाँ पर आपको कई 3-4 स्थान मिलेंगे। इस मैप में जब आप राजनीतिक मैप में दक्षिण अमेरिका के देखेंगे तो इस चिली में 4 स्थान मिलेंगे। और 4 स्थान हैं कौन कौन से? देखते हैं इसको। जैसे इसमें एक स्थान है चिली में पड़ता है सबसे ऊपर, और इस स्थान का नाम है अरिका। ये जो स्थान है इसका नाम क्या है? अरिका। फिर दूसरा स्थान है इसके नीचे, इसका नाम है इक्विके। इसका नाम क्या है? इक्विके। तीसरा स्थान है चिक्विकमाटा। ये आपके मैप में दिया होगा चुक्कीकमाता। कौन सा स्थान है? चुक्कीकमाता। और सबसे नीचे स्थान है जिसका नाम है आंटोफेगास्टा। इसका नाम क्या है? आंटोफेगास्टा। तो यहाँ पर इस मरुस्थल में हमको कितने स्थान मिलेंगे? 4। कौन कौन से? एक है अरिका,
एक है इक्विके, एक है चुक्कीकामाता, एक है आंटोफेगास्टा। और ये चारों स्थान कहाँ पर हैं? चिली में। ये चारों स्थान कहाँ पर हैं? ये हमारा देश कौन सा है? ये हमारा देश है चिली। और यहाँ से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, जैसे ये जो दोनों स्थान हैं अरेका और इक्विके, अरेका और इक्विके, यहाँ से निकाला जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक। यहाँ से निकाला जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक। यहाँ से प्राप्त क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक। और ये जो दोनों स्थान हैं, इन दोनों स्थानों से उत्खनन किया जाता है तांबे का। तो यहाँ से क्या निकाला जाता है? तांबे का उत्खनन किया जाता है। यहाँ से तांबे का उत्खनन किया जाता है। दो स्थानों से नाइट्रोजनी उर्वरक का, और दो स्थानों से क्या निकाला जाता है? तांबा। जो अरेका और इक्विके है, यहाँ से निकाला जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक, और चुक्कीकामाता और आंटोफेगास्टा से निकाला जाता है तांबा। और चिली पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन करता है। इसीलिए चिली को हम क्या बोलते हैं? विश्व की तांबे की राजधानी। तो यहाँ पर लिख देते हैं विश्व की तांबे की राजधानी, विश्व की तांबे की राजधानी, विश्व की तांबे की राजधानी किस देश को कहा जाता है? तो ये हम बोलते हैं चिली को। विश्व की तांबे की राजधानी अगर पूछा जाए तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? चिली को। इसी प्रकार से एक सवाल और पूछता है कि विश्व की चांदी की राजधानी किसको बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिको को। विश्व की तांबे की राजधानी चिली और विश्व की चांदी की राजधानी मैक्सिको। और अरेका इक्विके से निकाला जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। हमने आपको पहले लेक्चर में या पहले क्लास में बताया था कि दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का देश। दक्षिण अमेरिका को क्या बोलते हैं? पक्षियों का देश। और यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता था, और इस पक्षी का नाम था एल्वेस्ट्रास। इस पक्षी का नाम क्या था? एल्वेस्ट्रास पक्षी। और एल्वेस्ट्रास पक्षी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते थे? आटाकामा मरुस्थल में। आटाकामा मरुस्थल में पाए जाते थे। और ये जो एल्वेस्ट्रास पक्षी होते थे, इनका जो मल होता था, इनको हम क्या बोलते थे? गोयानो। इनको हम क्या बोलते थे? गोयानो। और इनके मल के सड़ने से ही जो खाद का निर्माण हुआ या जो उर्वरक का निर्माण हुआ, इसी उर्वरक का उत्पादन या उर्वरक का जो उत्खनन है वो किस स्थान से किया जाता है? अरेका और इक्विके से। कहाँ से होता है? अरेका और इक्विके से। और इसी आटाकामा मरुस्थल के जब निचले भाग में चलते हैं तो यहाँ पर दो स्थान मिलता है, चुक्कीकामाता और आंटोफेगास्टा। और यहाँ से निकाला जाता है तांबा। और विश्व में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है चिली, जिस कारण से चिली को हम क्या बोलते हैं? विश्व की तांबे की राजधानी। ये तो हो गया आटाकामा मरुस्थल। अब इसी से एक सवाल और पूछता है कि ये जो अरेका है, अरेका की क्या विशेषता है? तो अरेका से एक सवाल और पूछा हुआ है कि भूतों का नगर किसको बोलते हैं? भूतों का नगर, भूतों का नगर किसको बोलते हैं? अरेका को। और विश्व का सबसे शुष्कतम शहर कौन सा है? वो भी है अरेका। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल, इस आटाकामा मरुस्थल में एक शहर है जिसका नाम है अरेका। आटाकामा मरुस्थल में एक शहर है जिसका नाम है अरेका। और अरेका को कहा जाता है घोस्ट टाउन। अरेका को क्या कहा जाता है? घोस्ट टाउन, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतों का नगर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतों का नगर। और
इसको हम क्या दूसरा नाम क्या दिया जाता है? विश्व का शुष्कतम शहर। विश्व का शुष्कतम या विश्व का सबसे शुष्क स्थान या शहर कौन सा है? तो वो भी हमारा कौन सा है? अरेका। और ये जो अरेका है ये किस देश में है? ये है पेरू में। और किस मरुस्थल में है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? आटाकामा मरुस्थल में। ये स्थित है कहाँ पर? आटाकामा मरुस्थल में। तो यहाँ से ये तो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि विश्व का सबसे शुष्कतम नगर कौन सा है? अरेका। और भूतों का नगर किसको बोलते हैं? तो ये भी हम बोलते हैं अरेका को। और अरेका किस देश में है? चिली में है। किस मरुस्थल में है? आटाकामा के मरुस्थल में। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात समझिएगा। हमने आपको विश्व जलवायु प्रदेश में जो एनवायरनमेंट वाली सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको बताया था विश्व जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में कि दुनिया में जो मैक्सिमम मरुस्थल हैं वो आपको मिलेंगे पश्चिमी तट पर। एटलस में आप देखेंगे तो वो मिलेंगे पश्चिमी तट पर। और वो भी कितने डिग्री अक्षांश के बीच में? 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलेंगे। और जहाँ भी मरुस्थल मिलेंगे उसके पश्चिमी तट पर कोई ना कोई ठंडी जलधारा अवश्य मिलेगी। कोई ना कोई ठंडी जलधारा अवश्य मिलेगी। और ये जो आटाकामा मरुस्थल है यहाँ पर जो जलधारा चलती है इस तरीके से, कल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये जलधारा हमारी कौन सी है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये तो हो गया हमारा आटाकामा मरुस्थल। ये क्या हो गया? आटाकामा मरुस्थल। अब आटाकामा मरुस्थल के साथ साथ एक मरुस्थल यहाँ का और है, उसको भी हम समझ लेते हैं, जिसका नाम क्या है? पेटागोनिया का मरुस्थल। उसको हम क्या बोलते हैं? पेटागोनिया का मरुस्थल। और जो पेटागोनिया का मरुस्थल है वह किस देश में है? तो वह है अर्जेंटीना में। यहाँ पर इस तरीके से एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटागोनिया मरुस्थल। और पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो ये देश है हमारा अर्जेंटीना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेटागोनिया। पेटागोनिया का मरुस्थल। पेटागोनिया का मरुस्थल। और पेटागोनिया का जो मरुस्थल है ये किस देश में पड़ेगा? तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो ये पड़ता है किस देश में? अर्जेंटीना में। पेटागोनिया का मरुस्थल ये किस देश में पड़ेगा? ये हमारा पड़ता है अर्जेंटीना में। अब यहाँ की विशेषता क्या है थोड़ा सा इसको समझते हैं। विशेषता में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसकी तो सबसे पहली विशेषता है कि यह कैसा मरुस्थल है? तो यह एक शुष्क और शीत मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है और गिरिपदीय मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल, शीत मरुस्थल और गिरिपदीय मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? पेटागोनिया मरुस्थल। शुष्क क्यों बोल रहे हैं? शुष्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पेटागोनिया मरुस्थल इतने उच्च अक्षांश में है कि यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, मतलब 45 डिग्री अक्षांश के नीचे है, जिस कारण से यहाँ पर ठंडी की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? शीत मरुस्थल। शुष्क क्यों बोलते हैं? जब आप 40 डिग्री अक्षांश के पास पहुँचेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे महाद्वीपों पर विश्व जलवायु प्रदेश में, तो यहाँ पर जो वर्षा होनी चाहिए वो होती है पछुआ पौन से। उच्च अक्षांशों में चलेंगे तो वहाँ पर पछुआ पौन चलते हैं और यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए पछुआ पौन से। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत से हवाएं टकरा कर चिली के पश्चिमी तट पर तो वर्षा करती हैं, लेकिन इसके पूर्वी तट पर वर्षा नहीं हो पाती है। मतलब जो पेटागोनिया का मरुस्थल है उस पर छाया किसकी पड़ जाती है? एंडीज पर्वत श्रेणी की, जिस कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है।
और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। और एंडीज पर्वत के पदीय क्षेत्र में, एंडीज पर्वत के गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिरिपदीय मरुस्थल। इसको हम क्या बोलते हैं, गिरिपदीय मरुस्थल। एक बार और समझिएगा, यहाँ पर इस तरीके से एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत के पदीय क्षेत्र में सबसे निचले क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, गिरिपदीय मरुस्थल। उच्च अक्षांश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, जिस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल। और एंडीज पर्वत यहाँ पर पछुआ पवन को रोककर वर्षा करवा देता है चिली के पश्चिमी तट पर, और इसलिए अंदर वर्षा नहीं हो पाती है अर्जेंटीना में, और इसीलिए कहा जाता है ये कैसा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। ये भी सवाल पूछा हुआ है। और एक सवाल यहाँ से और बनता है, पूछा गया है, खनिज भंडार से संपन्न दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार से संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो खनिज भंडार से संपन्न क्षेत्र है पेटागोनिया का मरुस्थल, से संपन्न क्षेत्र है पेटागोनिया का मरुस्थल। और यहाँ पर एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। यहाँ पर पेट्रोलियम का भी भंडार पाया जाता है, यहाँ पर खनिज संसाधन का भी भंडार पाया जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज भंडार से संपन्न क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का खनिज भंडार से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो ये है हमारा पेटागोनिया का मरुस्थल। क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आज की क्लास में हम लोग इतना ही समझते हैं, बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा आटाकामा मरुस्थल और एक हो गया पेटागोनिया का मरुस्थल। अब बच रहा है यहाँ पर हमारा बोलीविया का पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि, माटो ग्रासो का पठार, गुयाना उच्च भूमि और एंडीज पर्वत। तो इस पूरी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आप लोग, मेरा निवेदन रहेगा कि जो वीडियो आप लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका की सीरीज़ का या पूरे विश्व के भूगोल की या भारत के भूगोल की सीरीज़ का, तो आप लोग कृपया एटलस लेकर ज़रूर बैठिएगा। वीडियो को देखते हुए, सुनते हुए, एटलस को देखते हुए आप चलेंगे तो आपको विश्व का भूगोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका जो आपको PDF है वो हमारे कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर, विजय कोचिंग सेंटर पर उपलब्ध है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।